मेरा नाम गरिमा है। निकाल दो इस मनहूस को मेरे घर से। इसके कदम पड़ते ही मेरी बेटी का घर बसने से पहले ही उजड़ गया। ले जाओ इसे यहाँ से। ये शब्द नहीं थे, दहकते हुए अंगारे थे जो मेरी सास की जुबान से निकलकर सीधा मेरे दिल और आत्मा को छलनी कर रहे थे। मैं शादी के कपड़ों में सहमी हुई खड़ी थी और मेरा पति दीक्षित, जिसने सिर्फ एक रात पहले मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, खामोशी से तमाशा देख रहा था। मेरी शादी को सिर्फ 24 घंटे हुए थे और मेरे रिसेप्शन के दिन ही मेरी नंद की बारात वापस लौट गई थी। सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाला जा रहा था। मेरी आंखों के सामने मेरी जिंदगी के वो हसीन सपने टूटकर बिखर रहे थे, जिसकी हकीकत के लिए मेरी विधवा माँ ने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगा दी थी। मैंने जब से होश संभाला था, अपनी माँ को लोगों के घरों में काम करते हुए ही देखा था। पिताजी का साया तो तभी सर से उठ गया था जब मैं सिर्फ 1 साल की थी। माँ मुझे लेकर अपने मायके गई तो कुछ साल बाद मामा जी ने हमें बोझ समझकर घर से निकाल दिया। हम लाचार और मददगार अपने पिताजी के घर वापस लौट आए थे तो बूढ़े दादा दादी ने सहारा दिया। वो खुद काफी बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में मेरे लिए प्यार था। माँ ने फिर से मेहनत मजदूरी शुरू कर दी ताकि हम तीनों का पेट पाल सकें, मगर वक्त को शायद हमारा ये सहारा भी मंजूर नहीं था। कुछ ही सालों में दादा दादी भी भगवान को प्यारे हो गए थे। अब इस दुनिया में मैं और मेरी माँ बिल्कुल अकेले रह गए थे। माँ ने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था। उन्होंने एक दिन मेरे सर पर हाथ फेर कर कहा था कि बेटी, मैंने तुम्हें यहाँ तक पहुँचा दिया है, यही मेरी औकात थी। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर की हो जाओ। मैंने माँ के फैसले के आगे सर झुका दिया था। वो मेरे लिए रिश्ते तलाश करने लगी थी। हमारी गरीबी और लाचारी की वजह से कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिलता था। फिर एक दिन माँ की पुरानी सहेली दीक्षित का रिश्ता लेकर आई। उनका कहना था कि लड़का सरकारी क्लर्क है, अपना छोटा सा घर है और लोग बहुत अच्छे हैं। मेरी माँ की आंखों में एक उम्मीद की किरण जाग उठी थी। दीक्षित के घर वाले जब मुझे देखने आए तो उसकी माँ, जो आज मुझ पर चिल्ला रही थी, उस समय बड़ी मोहब्बत से पेश आई थी। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरकर कहा था कि बड़ी सुंदर है आपकी बेटी, हम इसे अपनी पलकों पर बिठाकर रखेंगे। दीक्षित ने भी मुझे देखा था और पसंद कर लिया था। उसकी 2 बहनें और थीं, दोनों ही कुंवारी थीं। बड़ी बहन कनिका की शादी मेरी शादी के अगले दिन ही तय हो गई थी। शादी की तारीख पक्की हो गई। मेरी माँ ने अपनी जिंदगी भर की कमाई मेरी शादी पर लगा दी थी। उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़कर मुझे दहेज का थोड़ा बहुत सामान दिया था। उनकी बस एक ही चाहत थी कि मैं अपने ससुराल में हमेशा खुश रहूं। शादी की रात दीक्षित ने मुझसे बहुत सारे वादे किए थे। उन्होंने कहा था कि गरिमा, मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। तुम देखना, हम अपनी छोटी सी दुनिया बसाएंगे जहाँ सिर्फ मोहब्बत होगी। उनकी बातें सुनकर मुझे लगा था जैसे मुझे दुनिया की हर खुशी मिल गई है। मैंने अपनी माँ की कुर्बानियों का फल पा लिया है। अगले दिन रिसेप्शन का था और उसी दिन मेरी नंद की बारात आनी थी। घर में सुबह से ही हंगामा था। मैं भी तैयार होकर स्टेज पर बैठी थी। बारात टाइम पर आई थी। मेहमानों का स्वागत किया गया था। सब कुछ ठीक चल रहा था। शादी की रस्म शुरू होने ही वाली थी कि अचानक दूल्हे की माँ, एक घमंडी सी औरत, मेरी सास को कोने में ले गई। मैंने दूर से देखा कि उनके बीच कुछ तेज़म-ताज़ी हो रही थी। मेरी सास के चेहरे का रंग फक पड़ गया था। वो हाथ जोड़कर कुछ कह रही थी, लेकिन वो औरत इनकार से सर झटक रही थी। कुछ लम्हों के बाद वो औरत वापस अपने बेटे के पास गई और उसके कान में कुछ कहा। दूल्हा, जो अभी तक खुश नजर आ रहा था, एकदम से सीरियस हो गया। उसकी माँ ने ऊंची आवाज में कहा कि हमें ये शादी नहीं करनी, चलो यहाँ से। ये सुनना था कि पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। मेरी सास और दीक्षित भागकर उनके पास गए, उनकी रिक्वेस्ट करने लगे, लेकिन वो एक बात भी सुनने को तैयार नहीं थी। दूल्हे ने एक बार मुड़कर मेरी नंद की तरफ देखा तक नहीं था और अपनी माँ के साथ बाहर निकल गया था। देखते ही देखते पूरी बारात वापस चली गई थी। कनिका मंडप में ही बेहोश होकर गिर पड़ी थी। घर में कोहराम मच गया था। खुशियों से भरा हुआ घर एक लम्हे में मातम में बदल गया था। इस मातम के दौरान मेरी सास की नज़र मुझ पर पड़ी थी। उनकी आंखों में आंसुओं की जगह नफरत और गुस्से के अंगारे भड़क रहे थे। वो तेज कदमों से मेरी तरफ बढ़ी थीं। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उन्होंने स्टेज पर चढ़कर मेरा बाजू पकड़ा और मुझे झटके से खींचते हुए नीचे उतारा था।
उनकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि मेरी कलाई में दर्द की एक लहर दौड़ गई थी। वो चीख रही थी कि मनहूस कलमुही, तेरे कदम इस घर के लिए अशुभ साबित हुए हैं। जब से तू आई है, घर में मनहूसियत लेकर आई है। मैं हैरानी और डर से गूंगी खड़ी हुई थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी क्या गलती है। मैं तो खुद ही इस हादसे पर सदमे में थी, लेकिन मेरी सास ने मेरी एक न सुनी थी और मुझे धक्का देती हुई सारे मेहमानों के सामने बेइज्जत करने लगी। ये मेरी ससुराल में जिंदगी के पहले दिन की वो भयानक शुरुआत थी जिसने मेरी आत्मा तक को हिला दिया था। अगर तू अपने पिता के घर से ढंग का दहेज लाती तो आज मेरी बेटी के हाथ पीले हो चुके होते। तेरी माँ ने तो भीख का टुकड़ा थमाकर तुझे भेज दिया। खाली हाथ आकर मेरी बेटी की खुशियों को खा गई है तू। सास के जहरीले शब्द किसी तेजाब की तरह मेरे कानों में पड़ रहे थे। पूरा हॉल मेहमानों से भरा हुआ था और एक नई नवेली दुल्हन अपनी बेइज्जती का तमाशा देख रही थी। मेरी नंद कनिका को होश आ चुका था और वो दहाड़े मार मार कर रो रही थी। उसका रोना सास के ताने मिलकर एक ऐसा शोर पैदा कर रहे थे जो मेरे दिमाग की नसें फाड़ रहे थे। मैंने उम्मीद भरी नजरों से दीक्षित की तरफ देखा था। वो इंसान जिसने रात को मेरी रक्षा के वादे किए थे, अब पत्थर बना खड़ा था। उसकी आंखों में मेरे लिए कोई हमदर्दी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी कमी और गुस्सा था, जैसे वो भी अपनी माँ के हर शब्द पर विश्वास रखता हो। बारात के जाने की वजह किसी को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मेरी सास ने एक ही मिनट में सारा इल्जाम मुझ पर डालकर एक नई कहानी गढ़ दी थी। उन्होंने चीख कर सबको बताया था कि सुन लो, इन लोगों ने दहेज में गाड़ी की डिमांड की थी। मैंने सोचा था कि बहू जो दहेज में सामान लेकर आएगी, उसमें से कुछ सामान बेचकर बेटी को गाड़ी दे दूंगी, लेकिन इसके घर से तो फूटी कौड़ी नहीं आई। मैंने इन लोगों से वादा किया था और अब जब वादा पूरा नहीं हुआ तो वो बारात वापस ले गए। इस सब की जिम्मेदार ये मनहूस लड़की है। ये एक सफेद झूठ था। मुझे अच्छी तरह से याद था कि दहेज की कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं थी, लेकिन इस समय किसी में हिम्मत नहीं थी कि मेरी सास के सामने सच बोल सके। सब तरस भरी नजरों से मुझे देख रहे थे। दीक्षित की छोटी बहन छवि, जो मुझसे उम्र में कुछ छोटी थी, मेरे पास आई और सहारा देकर मुझे कमरे में ले गई थी। रास्ते में मैंने दीक्षित को उसकी माँ से दबी हुई आवाज में कहते हुए सुना, माँ, अब मेहमानों के सामने ये सब मत करो। जो होना था वो हो गया। उसकी आवाज में मेरे जख्मों से ज्यादा अपनी इज्जत बचाने की फिक्र थी। कमरे में आकर मैंने छवि से पूछा कि आखिर असली वजह क्या थी। क्या सच में दहेज की प्रॉब्लम थी? छवि ने इधर उधर देखा और धीरे से बोली, भाभी, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन लड़के की माँ बहुत ज्यादा घमंडी लग रही थी। वो माँ को अलग में ले जाकर बात कर रही थी और उनके चेहरे पर गुस्सा था। थोड़ी देर के बाद दीक्षित कमरे में आया। उसके चेहरे पर तनाव था। मैंने रोते हुए उनसे पूछा, दीक्षित, आप तो जानते हैं मेरी माँ की हैसियत क्या है। वो कहाँ से गाड़ी का बंदोबस्त करती, और ये बात तो पहले से ही तय नहीं हुई थी। फिर माँ जी सबके सामने मुझे जलील क्यों कर रही है? दीक्षित ने मेरी तरफ ठंडी नजरों से देखा और बोले, जो भी है, नुकसान तो हमारा ही हुआ है ना। पूरे खानदान में हमारी नाक कट गई। माँ गुस्से में है। कुछ कह भी दिया है तो क्या हुआ, तुम खामोश रहो ना। उनके शब्द इतने ठंडे थे कि मेरे अंदर तक जैसे बर्फ जम गई हो। ये वो दीक्षित नहीं थे जिससे मेरी शादी हुई थी। ये कोई अजनबी था जिसकी आंखों में मेरे लिए कोई मोहब्बत नहीं थी। मुझे अपनी माँ की बेबसी याद आ रही थी, जिसने कितनी उम्मीदों से मुझे इस घर में भेजा था। मैंने सोचा था कि दीक्षित मेरी मोहब्बत और सेवा से सबके दिल जीत लेंगे, लेकिन यहाँ तो पहले ही दिन ही मुझे मेरी औकात याद दिला दी गई थी। मेरी माँ की तबीयत खराब थी, वो आज नहीं आ सकी थी, वरना इतनी बेइज्जती देखकर तो वो जीते जी मर जाती। अचानक मुझे कमरे के बाहर से सास और कनिका की दबी दबी आवाज सुनाई दी थी। मैंने कान दरवाजे से लगाए। कनिका रोते हुए कह रही थी कि माँ, अब मेरा क्या होगा? अभिषेक ने तो फोन भी बंद कर दिया है। मेरी सास गुस्से से बोली कि फिक्र मत कर, मैं उसके परिवार को बर्बाद कर दूंगी। उन्होंने हमारी इज्जत पर हाथ डाला है और तेरी इस कलमुही भाभी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इसकी वजह से ही सब कुछ हुआ है। फिर मुझे एक ऐसी बात सुनाई दी जिसने मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली थी। कनिका कहने लगी, लेकिन माँ, अभिषेक की माँ तो कह रही थी कि उन्हें किसी ने बताया है कि दीक्षित भैया की नौकरी। मेरी सास ने फौरन इसकी बात काट दी थी। खामोश रहो, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं कह रही हूं ना कि सारा मामला दहेज का है, तो बस यही सच है।
ये बात किसी और के कान में ना पड़े। इस मनहूस को तो अब मैं नौकरानी बनाकर रखूंगी इस घर में। देखना मैं इसका क्या हाल करती हूँ। उनकी बातचीत के वो अधूरे शब्द मेरे दिमाग में अटक कर रह गए थे। दीक्षित की नौकरी, उनकी नौकरी को क्या हुआ था? क्या बारात जाने की असली वजह कुछ और थी, जिसे मुझसे और शायद सबसे छुपाया जा रहा था? ये शक मेरे दिल में एक जहरीले सांप की तरह फनकारने लगा था। मुझे एहसास हुआ कि मैं एक बहुत बड़े फरेब और साजिश के जाल में फंस चुकी हूँ। अगली सुबह मेरी आंख किसी अलार्म से नहीं, बल्कि किचन में बर्तनों के पटकने की तेज आवाज से खुली थी। मैं घबराकर उठ बैठी थी तो दीक्षित कमरे में नहीं थे। मैं जल्दी से बाहर निकली, देखा कि मेरी सास किचन में खड़ी गुस्से से चीजें इधर उधर फेंक रही थी। मुझे देखते ही वो चीख उठी, महारानी, सूरज सर पर आ गया है और तू घोड़े बेचकर सो रही है। ये तेरा मायका नहीं है जहाँ माँ के टुकड़ों पर पलती थी। चल अब लग जा काम पर। मैंने डरते डरते कहा कि माँ जी, मुझे जगा दिया होता। क्या तेरे हाथ में मेहंदी लगी है? क्या मैं तेरी नौकरानी हूँ जो तुझे जगाऊंगी? उन्होंने चाय का कप मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, ये ले दीक्षित के लिए कड़क सी चाय बना, और सुन, नाश्ते में आज सबके लिए आलू के पराठे बनेंगे। ये कहकर वो बाहर चली गई थी। मैंने किचन का जायजा लिया। हर चीज बिखरी पड़ी थी। रात के मेहमानों के झूठे बर्तनों का ढेर लगा हुआ था। मुझे समझ आ गया था कि ये सब कुछ जानबूझकर मेरे लिए छोड़ा गया है। मैंने गहरी सांस ली और फिर काम में लग गई थी। मैं अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने हर हाल में इस घर में गुजारा करने का फैसला कर लिया था। मैं नाश्ता बनाकर टेबल पर लगा रही थी कि कनिका, जिसकी आंखें रो रो कर सूजी हुई थी, वो बाहर आई। उसने मुझे नफरत भरी नजरों से देखा और कहने लगी कि मेरा घर उजाड़कर अब यहाँ महारानी बनने के सपने मत देखना। तुम्हें इस घर में वही हैसियत मिलेगी जिसकी तुम हकदार हो, एक नौकरानी की। मैं खामोश रही। दीक्षित भी तैयार होकर बाहर आ गए थे और चुपचाप कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने मेरी तरफ एक नज़र भी नहीं देखा था। मेरी सास ने पराठा तोड़ते हुए कहा कि आज ऑफिस से छुट्टी कर ले बेटा, तेरी बहन का दिल दुखा हुआ है। इसके पास बैठ इससे थोड़ी बातें कर। दीक्षित ने धीमी आवाज में कहा कि माँ, मैं छुट्टी नहीं कर सकता, बहुत इम्पोर्टेंट काम है। तभी मेरी सास का पारा हाई हो गया था। काम जरूरी है या बहन? इस मनहूस के आने से तो तू भी बदल गया है, पहले तो ऐसा नहीं था। दीक्षित ने लाचारी से मेरी तरफ देखा, जैसे इस सबकी जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। वो जल्दी से नाश्ता खत्म करके उठकर खड़े हुए थे और बिना कुछ कहे घर से चले गए थे। उनके जाने के बाद मेरी सास और नंद ने मुझे निशाने पर रख लिया था। चल उठ, ये सारे झूठे बर्तन साफ कर, मेरी सास ने हुक्म दिया, और पूरा घर साफ करना है। एक कोने में भी मिट्टी या धूल नजर नहीं आए। मैं चुपचाप काम में लग गई थी। सारा दिन मुझसे जानवरों की तरह काम करवाया गया था। मैंने एक लम्हे के लिए भी सुस्ताने की कोशिश की तो कनिका ने ताना दिया कि क्या हुआ, थक गई है, कमजोर शरीर की। अभी तो शुरुआत है, देखना आगे आगे होता क्या है। दोपहर में मेरी माँ का फोन आया था। मैंने डरते डरते फोन उठाया। माँ की आवाज में परेशानी थी। बेटी, सब ठीक है ना? रिसेप्शन वाले दिन जो हुआ वो मुझे लोगों से पता चल गया, पर तू परेशान तो नहीं है? मैंने अपने आंसुओं पर कंट्रोल करते हुए कहा कि नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र मत करो, बस थोड़ी गलतफहमी हो गई थी, अब सब ठीक है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से वो बीमार पड़ जाए। मैंने जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया, इससे पहले कि मेरी सिसकियाँ निकल जाती। शाम को दीक्षित जब घर आए तो मैं उम्मीद कर रही थी कि शायद वो मुझसे नरमी से बात करेंगे, लेकिन वो आते ही अपनी माँ और बहन के पास जाकर बैठ गए थे और उनसे बातें करने लगे। उन्होंने मुझे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया था। रात के खाने के बाद जब मैं कमरे में गई तो वो पहले से ही मौजूद थे। मैंने हिम्मत करके पूछा कि आप मुझसे नाराज़ हैं? उन्होंने बिना मेरी तरफ देखकर कहा कि नाराज़ होकर क्या करूँगा, किस्मत तो बदल नहीं सकता। मैंने कहा, दीक्षित, मैंने रात को माँ और कनिका की कुछ बातें सुनी थी। वो आपकी नौकरी के बारे में कुछ कह रही थी, क्या सब ठीक है? ये सुनना था कि वो एकदम से भड़क उठे थे। उन्होंने गुस्से से मेरी तरफ देखा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई छुपकर मेरे घर के लोगों की बातें सुनने की, जासूसी करती हो? मैंने कहा कि नहीं, मैं जासूसी नहीं कर रही थी, बस आवाज़ आ गई। उन्होंने कहा, तो आइंदा ऐसा ना हो और मेरी नौकरी को कुछ नहीं हुआ, तुम अपने काम से काम रखो। उन्होंने धमकी भरे शब्दों में कहा था और कमरे से बाहर निकल गए थे। उनका रिएक्शन बहुत ही अजीब था। अगर उनकी नौकरी को कुछ नहीं हुआ था तो वो इतना गुस्सा क्यों हुए थे?
और मेरी सास ने कनिका को बात पूरी करने से क्यों रोक दिया था। मेरा शक और भी गहरा होता जा रहा था। मुझे विश्वास हो गया था कि दाल में कुछ तो काला है। बारात वापस जाने की वजह दहेज नहीं, बल्कि कोई और राज था जिसे ये परिवार छुपा रहा था, और इस राज की कीमत मुझसे वसूल की जा रही थी। अगले कुछ दिन नरक की तरह गुजरे थे। मुझसे सारा दिन काम करवाया जाता था और रात को दीक्षित का गुस्से भरा व्यवहार, ये सब मेरा दिल तोड़ देता था। उन्होंने शादी की रात के बाद मुझसे एक शब्द भी मोहब्बत से नहीं बोला था। मैं इस घर में एक कैदी बनकर रह गई थी। रात में पानी पीने के लिए किचन में गई तो अंधेरे में मुझे दीक्षित की दबी दबी आवाज़ सुनाई दी थी। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। उनकी आवाज़ में घबराहट और परेशानी थी। यार, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उन्होंने मुझे 1 हफ्ते का टाइम दिया है। अगर मैंने पैसे वापस नहीं किए तो वो पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे। दूसरी तरफ से न जाने क्या कहा गया था कि दीक्षित बोले 3 लाख की रिश्वतखोरी है। मैं इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊंगा? मैंने सोचा था कि कनिका की शादी से जो न्योता वगैरह आएगा और कुछ मेरी पत्नी के दहेज से बंदोबस्त हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा काम ही खराब हो गया। ये सुनकर मेरे हाथ से ग्लास छूटकर जमीन पर गिर गया था। दीक्षित ने चौंक कर पीछे देखा और मुझे वहां खड़ा हुआ देखकर उनकी आंखें डर और गुस्से से फैल गई थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? दीक्षित ने फौरन ही कॉल कट कर दी थी और गुस्से से मेरी तरफ लपके। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। मैंने कहा, मैं पानी पीने आई थी। मेरी आवाज़ ज़ोर से कांप रही थी। और तुमने सब सुन लिया? उन्होंने मेरा बाजू मजबूती से पकड़ते हुए पूछा। मैं दर्द से तड़प उठी थी। दीक्षित, छोड़ दो मुझे लग रही है। बताओ मुझे, तुमने क्या सुना? उन्होंने अपनी गिरफ्त को और भी मजबूत कर दिया था। मैंने सिसकते हुए कहा कि मैंने पैसों के बारे में सुना था कि 3 लाख रुपए की रिश्वतखोरी। ये सुनते ही उन्होंने मुझे झटके से छोड़ दिया था। उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। वो कमरे में तेजी से चक्कर काटने लगे, अपने बालों में हाथ फेर रहे थे। वो बड़बड़ा रहे थे कि सब खत्म हो जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, जेल जाना पड़ेगा मुझे। मैंने हिम्मत करके पूछा, ये सब क्या है दीक्षित? आपने ऑफिस में कोई गड़बड़ की है? वो मेरे सामने आकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में आंसू और लाचारी साफ नजर आ रही थी। पहली बार मुझे उन पर तरस आया था। वो टूटे हुए शब्दों में बोले कि हाँ, मुझसे गलती हो गई। मैंने ऑफिस के अकाउंट से कुछ पैसे निकाले थे, एक दोस्त के साथ मिलकर बिजनेस करने के लिए, इस नियत से कि मुझे प्रॉफिट होते ही मैं वापस रख दूंगा। लेकिन बिजनेस डूब गया और अब ऑडिट में ये बात सामने आ गई है। मेरे मैनेजर ने मुझे 1 हफ्ते की मोहलत दी है कि पैसे जमा करवा दूं, वरना वो केस बना देगा। अब सारी कड़ियां मेरे दिमाग में जुड़ रही थी। मैंने कहा, तो क्या कनिका की बारात इसी वजह से वापस गई थी? क्या लड़के वालों को इस बात का पता चल गया था? दीक्षित ने सर झुका लिया और कहने लगे कि हाँ, दूल्हे का पिता मेरे ही ऑफिस में ऊंचे पद पर काम करता है। उसे कहीं से खबर पड़ गई थी, इसलिए उसने शादी से पहले इन्वेस्टिगेशन की, और जब बात सच निकली तो उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता तोड़ दिया। और माँ जी को सब पता है। उन्होंने ही लड़के वालों से रिक्वेस्ट की थी कि वो ये बात किसी को ना बताएं, हमारी इज्जत रह जाएगी। उन्होंने इस शर्त पर बात छुपाई थी कि हम शादी से इनकार कर देंगे। माँ ने सबके सामने नाटक रचाया था ताकि हमारी असलियत पर पर्दा पड़ा रहे, वो सारा इल्ज़ाम तुम पर आ जाए। इस सच्चाई ने मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली थी। तो ये थी असली हकीकत। मेरी बेइज्जती की गई थी, मुझे मनहूस और कलमुही कहा गया था। ये सब एक प्लानिंग वाला नाटक था कि इस परिवार की काली करतूतों पर पर्दा डाला जा सके। इन लोगों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे बलि का बकरा बना दिया था। मेरे अंदर गुस्से और नफरत की एक आग सी भड़क उठी थी। आप लोगों ने कितना बड़ा धोखा किया है मेरे साथ, मैंने रोते हुए कहा। अपनी गलती छुपाने के लिए तुम लोगों ने मेरी जिंदगी नरक बना दी, मुझे सबके सामने बेइज्जत किया। दीक्षित ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए, कहने लगा, गरिमा, मैं जानता हूँ हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन भगवान के लिए मेरी मदद कर दो। अगर मैं जेल चला गया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। मेरी माँ और बहनें सड़क पर आ जाएंगी। मैंने बेबसी से कहा कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, मेरे पास क्या है? उन्होंने कहा, तुम्हारी माँ के पास कुछ जेवर पैसे तो होंगे, उनसे मांग कर ला दो। मैं वादा करता हूँ कि जैसे ही मेरे हालात बेहतर हो जाएंगे, मैं एक एक पाई वापस कर दूंगा और तुम्हें इस घर में वो इज्जत दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। उनकी बात सुनकर मुझे घिन आने लगी थी। ये इंसान कितना मतलबी था। पहले मुझे जलील किया और अब जब खुद पर मुसीबत आई तो मेरी विधवा माँ की जमा पूंजी पर नजर रखे हुए था।
मैंने नफरत से कहा कि मेरी माँ के पास कुछ भी नहीं है। उसने जो कुछ था वो मेरी शादी पर लगा दिया। अब उनके पास सिवाय अपने आशीर्वाद के कुछ भी नहीं बचा। वो मेरे लिए प्रार्थना ही करती हैं। ये सुनकर दीक्षित के शब्द एकदम से बदल गए। उनकी आंखों की बेबसी दोबारा गुस्से और बदतमीजी में बदल गई थी। ठीक है, अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकती तो फिर इसी तरह रहो जैसे रह रही हो, नौकरानी बनकर। और खबरदार, ये राज अगर अपनी जुबान से बाहर निकाला तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें डाइवोर्स देकर घर से निकाल दूंगा। तुम्हारी माँ को बताऊंगा कि उनकी बेटी के चाल चलन ठीक नहीं थे। फिर देखना कि तुम्हारा क्या अंजाम होता है। ये धमकी देकर वो कमरे से निकल गया था और मैं वहीं जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं एक ऐसे जाल में फंस चुकी थी जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। सच बोलती तो बदनामी और तलाक का धब्बा, और खामोश रहती तो ये रोज रोज कभी नर्क थी। अगले दिन से मेरे साथ सुलूक और भी बेहतर हो गया था। अब तो दीक्षित भी अपनी माँ और बहन के साथ मिलकर मुझ पर जुल्म करने लगा था। उसे लगता था कि मैं जानबूझकर उसकी मदद नहीं कर रही हूँ। घर में हर छोटी बड़ी बात पर मुझे ताने दिए जाते थे, मारा पीटा जाता था, मुझसे दिन रात काम करवाए जाते थे और खाने को भी बचा हुआ खाना दिया जाता था। मैं एक जिंदा लाश बनकर रह रही थी। मैंने कई बार सोचा था कि अपनी माँ को सब कुछ बता दूं, लेकिन फिर उनके कमज़ोर से हाथ और परेशान चेहरे का ख्याल आ जाता था जो मुझे रोक देता था। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। एक हफ्ता गुजर गया था। दीक्षित सारा दिन घर से बाहर रहता था। न जाने पैसों का बंदोबस्त करने कहाँ कहाँ धक्के खाता था। एक शाम को घर आया तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। आते ही उसने अपनी माँ को बताया कि पैसों का बंदोबस्त नहीं हो सका, उसकी गिरफ्तारी का वारंट निकल आएगा। ये सुनना था कि घर में कोहराम मच गया। मेरी सास और नंदे फूट फूट कर रोने लगी। मेरी सास ने रोते हुए मेरी तरफ देखा और भागकर मेरे पैर पकड़ लिए। गरिमा, मेरी बेटी, तुम ही तो हो जो कुछ कर सकती हो। तुम ही मेरे बेटे को बचा सकती हो। मैं हैरान रह गई थी कि जो औरत कल तक मुझे गालियां दे रही थी आज मेरे पैर पकड़े हुए थी। मैंने पूछा, आखिर मैं क्या कर सकती हूँ माँ जी? उन्होंने रोते हुए कहा, तेरे मामा तो बहुत अमीर है ना, उनके पास जा, उनके पैर पड़ ले, उनसे भीख मांग ले, वो ज़रूर तेरी मदद करेंगे। मेरे बेटे की ज़िंदगी बचा लेंगे बेटी। मैं सारी ज़िंदगी तेरी एहसानमंद रहूंगी। मेरी सास के शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। मामा तो अमीर है ना, वो मामा जिन्होंने सालों पहले मुझे और मेरी बीमार माँ को बेसहारा करके घर से निकाल दिया था। आज वही लोग मेरी आखिरी उम्मीद थे। मुझे उनसे मदद मांगने का ख्याल भी कांटों की तरह चुभ रहा था। मेरे खुददारी गवारा नहीं कर रही थी कि मैं उन लोगों के दरवाजे पर जाऊं जिन्होंने हमें कभी अपनी दहलीज पार नहीं करने दी थी। मैंने बेबसी से कहा कि माँ जी, वो मेरी मदद क्यों करेंगे? उन्होंने तो सालों से हमारा हाल तक नहीं पूछा। मेरी सास मेरे पैर पकड़कर खड़ी हो गई थी। उनके चेहरे पर भी सख्ती आ गई थी। कहने लगी कि देख लड़की, ये नाटक मत कर। तू जाएगी और पैसे लेकर आएगी। अगर दीक्षित को कुछ हुआ तो याद रखना, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दीक्षित ने भी बेबसी से मेरी तरफ देखा। गरिमा प्लीज, बस एक बार कोशिश कर लो, शायद उन्हें तुम पर तरस आ जाए। मेरे पास इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। अगले दिन सुबह सवेरे दीक्षित मुझे मेरे मामा जी के घर छोड़ गया था। वो बड़े से बंगले में रहते थे। मैंने कांपते हुए हाथों से दरवाजे की बैल बजाई थी। नौकर ने दरवाज़ा खोला और मुझे ऊपर से नीचे तक देखकर पूछा कि जी, किससे मिलना है आपको? मैंने कहा कि मुझे सोहन घोषाल जी से मिलना है। मैं उनकी भांजी हूँ। नौकर मुझे शक भरी नजरों से देखता हुआ अंदर चला गया था। कुछ देर के बाद मेरे मामा जी सोहन बाहर आए थे। उन्हें देखकर मैं हैरान रह गई थी। वक्त ने उन्हें कितना बदल दिया था। उनके बालों में सफ़ेदी उतर आई थी और चेहरे पर झुर्रियाँ थी। उन्होंने मुझे पहचानने की कोशिश की और फिर हैरानी से कहने लगे कि गरिमा, तुम यहाँ कैसे? उनकी आवाज़ में कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ हैरानी और थोड़ी सी लाचारी थी। मैंने रोते हुए कहा कि मामा जी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैंने उन्हें अंदर ले जाकर पूरी बात बताने की कोशिश की थी, लेकिन वो मुझे बाहर गेट पर ही रोके रहे। जो भी बात है यहीं करो, अंदर तुम्हारी मामी है, वो तुम्हें देखकर नाराज़ होंगी। उनका ये व्यवहार देखकर मेरा दिल टूट गया था। मैंने रोते हुए उन्हें दीक्षित की सारी कहानी सुनाई थी और 3 लाख रुपए की मदद मांगी थी। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगे। 3 लाख रुपए? आखिर तुमने समझा क्या है कि यहाँ पैसों के पेड़ लगे हुए हैं? तुम्हारी माँ ने हमारे खिलाफ जाकर शादी की थी, तब सोचना चाहिए था।
और फिर जब हमने उसे अपने घर में सहारा दिया तो वो कुछ सालों में ही अलग घर की डिमांड करने लगी। हम कोई दानी नहीं है जो अपना पैसा तुम जैसे लोगों पर बर्बाद करते रहें। जाओ, मुसीबत में पड़ी हो खुद निकलो। ये कहकर उन्होंने मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया था। मैं वहीं दरवाजे पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मुझे अपने अनाथ होने और बेसहारा होने का एहसास इतनी शिद्दत से पहले कभी नहीं हुआ था। मैं रोती हुई वापस सड़क पर आई थी। जब मैं घर पहुंची तो मेरी कंडीशन देखकर मेरे पति के चेहरे पर मायूसी और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसने मुझे बाजू से पकड़ा और घसीटता हुआ अपनी माँ के सामने फेंक दिया था। ये लो अपनी नकारा बहू, ये किसी काम की नहीं है। इसके रिश्तेदारों ने भी इसी तरह से इसे घसीटा है और साथ इनकार कर दिया है। मेरी सास ने ये सुनते ही आसमान सर पर उठा लिया था। मैं तो पहले ही कहती थी कि ये मनहूस है, इसकी किस्मत में यही होता है। अब मेरा बेटा जेल चला जाएगा, सब इस लड़की की वजह से हुआ है। उस दिन मुझ पर तो बहुत बड़ा कहर टूटा था जिसे मैं शब्दों में जाहिर नहीं कर सकती थी। मुझे मेरी सास, दीक्षित और मेरी नंद तीनों ने मिलकर मारा था। मुझे एक कमरे में बंद कर दिया गया था और कहा गया था कि जब तक दीक्षित की परेशानी हल नहीं हो जाती मुझे यहीं पर सड़ना होगा। 2 दिन तक मैं उस कमरे में भूखी प्यासी पड़ी रही थी। मुझे बस रोने की आवाज़ें आती रहती थी। मुझे लग रहा था कि दीक्षित को पुलिस पकड़ कर ले गई है। मैं अपनी किस्मत पर रो रही थी कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और दीक्षित अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर सुकून था। ऐसा लगा शायद मैं सपना देख रही हूँ। उसने मुझसे कहा कि उठो। मैंने हैरानी से पूछा कि आप यहाँ कैसे? वो पुलिस, पैसों का बंदोबस्त हो गया है क्या? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे एक दोस्त ने लॉटरी रखी थी, उसने मेरी मदद कर दी है, अब सब ठीक है। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं आया था। मैंने खुशी से पूछा कि सच? उन्होंने कहा कि हाँ, और फिर उनका अंदाज बदल गया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पाप माफ हो गए हैं। तुमने समय पर हमारी मदद नहीं की, जिसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। तुम इसी तरह से इस घर में नौकरानी बनकर रहोगी। ये कहकर वो चला गया था। मेरी खुशी एक लम्हे में गायब हो गई थी। लेकिन मुझे इस बात की तसल्ली थी कि चलो, दीक्षित जेल जाने से बच गया। एक दिन मैं आंगन में कपड़े धो रही थी कि पड़ोसन का बेटा दीवार से एक लेटर अंदर फेंक कर चला गया था। मैंने लेटर उठाकर खोला। ये मेरे पिताजी के दूर के भाई का लेटर था। उन्होंने लिखा था कि गरिमा बेटी, बहुत अफसोस के साथ खबर दे रहा हूँ कि तुम्हारी माँ का आज सुबह ही देहांत हो गया। वो पिछले कुछ दिनों से बहुत बीमार थी और हर समय तुम्हें याद करती रहती थी। हमने तुम्हारे ससुराल फ़ोन किया था तो तुम्हारे पति ने कहा था कि वो तुम्हें लेकर आ रहा है, लेकिन तुम आई ही नहीं। जल्द से जल्द घर पहुंचो, तुम्हारी माँ का अंतिम संस्कार तुम्हारे हाथों से ही होगा। सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। लेटर मेरे हाथ से छूट गया था। मेरी माँ मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी और मेरे ससुराल वालों ने, उन्होंने मुझे बताया तक नहीं था। वो मुझे मेरी माँ से आखिरी बार मिलने भी नहीं देना चाहते थे। मेरे अंदर का सारा सब्र का बांध अब टूट गया था। मैं चीखती चिल्लाती हुई घर से भागी थी। आज मुझे किसी का डर नहीं था। आज मेरा सब कुछ लुट चुका था। मैंने कहा, तुम लोगों ने मेरी माँ से मुझे आखिरी बार मिलने भी नहीं दिया। मेरी चीख में सालों का दुख और महीनों की तकलीफ और इस लम्हे की लाचारी शामिल थी। मैं घर के दरवाजे पर खड़ी थी और मेरे सामने दीक्षित और उसकी माँ पत्थर के बने हुए थे। मेरी आवाज़ सुनकर कनिका भी कमरे से बाहर निकल आई थी। मेरी सास अनजान बनकर कहने लगी, क्या हो गया है? क्यों चिल्ला रही हो? वो ऐसे एक्टिंग कर रही थी जैसे कुछ उन्हें पता ही ना हो। मैंने रोते हुए कहा कि मेरी माँ मर गई है और आप लोगों ने मुझे बताया तक नहीं कि फ़ोन आया था। तो दीक्षित ने बात छुपा ली थी। इतने जालिम हो तुम लोग, इतने मतलबी हो। दीक्षित ने नज़रें चुरा ली थीं। कहने लगा कि वो मैं बताने ही वाला था। मैंने चिल्लाकर कहा कि झूठ, तुम लोग कभी नहीं बताते। तुम चाहते थे कि मैं तड़पती रहूं अपनी माँ की जुदाई में। तुम लोग इंसान नहीं, दरिंदे हो। मेरा वजूद गुस्से और गम से कांप रहा था। आज मेरे अंदर की वो डरी सहमी हुई गरिमा मर चुकी थी। आज मैं सिर्फ एक बेटी थी जिससे उसकी दुनिया छीन ली गई थी। मैंने उसके जवाब का इंतजार नहीं किया और दीवानों की तरह घर से भागकर निकली थी। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बस भाग रही थी। जब मैं अपने घर के दरवाजे पर पहुंची तो वहाँ एक अजीब सी खामोशी थी। वो घर जो माँ के दम से भरा पूरा था, आज वीरान लग रहा था। दरवाज़ा खुला था और अंदर आंगन में कुछ औरतें बैठी हुई थी। मुझे देखते ही मेरे पिताजी के दूर के भाई मोहन चाचा मेरी तरफ दौड़ते हुए आए। कहने लगे, गरिमा बेटी, हम तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहे थे। मैं उनके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी थी।
मैंने कहा, चाचा, मेरी माँ मुझे इस दुनिया से छोड़कर चली गई। उन्होंने कहा कि सब्र करो बेटी, ऊपर वाले की यही मर्जी थी। अंदर आंगन में मेरी माँ का शव रखा हुआ था, मेरी माँ का बेजान शरीर। मैं भागकर उनसे लिपट गई थी। माँ उठो, देखो, मैं आ गई हूँ। आप तो कहती थी कि मुझे देखे बिना आपको चैन नहीं आता। उठो ना माँ। लेकिन वो खामोश हो गई थी। उनके चेहरे पर एक सुकून था, शायद इस दुनिया के दुखों से उन्हें छुटकारा मिल गया था और वो सुकून की मौत मर चुकी थी। अंतिम संस्कार की विधि पूरी कर दी गई थी। उनके जाने के बाद मैं एक जिंदा लाश की तरह सब कुछ देखते रही थी। मैं अगले 2-3 दिन तक वहीं माँ के घर पर रह रही थी। माँ की मौत का शोक मनाने वाले लोग आते जाते रहे थे। कोई मेरी माँ की अच्छाइयों को याद करके रो रहा था। इन कुछ दिनों में मुझे दीक्षित या मेरे ससुराल से एक भी फोन कॉल नहीं आई थी। न किसी ने मेरा हालचाल पूछा था, न मेरे बारे में जानने की कोशिश की थी कि मैं जिंदा भी हूं या मर गई। 5वें दिन जब मेहमानों की भीड़ कम हुई तो मैंने माँ के कमरे का सामान समेटना शुरू कर दिया। उनका पुराना सामान देखते हुए मेरा दिल भर आया था। उनकी अलमारी में कुछ कपड़े रखे हुए थे और एक छोटा सा लकड़ी का डब्बा था। मैंने डब्बा खोल कर देखा तो उसमें कुछ पुराने जेवर थे जो शायद दादी ने मेरी माँ को दिए थे। एक बैंक की पासबुक थी और एक फोल्ड किया हुआ लेटर था। मैंने कांपते हुए हाथों से लेटर खोला। ये मेरी माँ ने मेरे नाम लिखा था। मेरी प्यारी गरिमा, जब तुम्हें यह खत मिलेगा शायद मैं तुम्हारे पास रहूं या न रहूं। मुझे अपनी बीमारी का कुछ पता नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें कभी अपनी बीमारी का इसलिए नहीं बताया था कि तुम परेशान न हो। बेटी, मैंने जिंदगी में बहुत दुख उठाए हैं, लेकिन तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा मेरी सारी थकन दूर कर देता था। मैंने तुम्हारे लिए ये सब थोड़े से जेवर और बैंक में कुछ रकम जमा की थी। ये तुम्हारी अमानत है। मुझे डर है कि तुम्हारा ससुराल लालची न हो। अगर कभी जिंदगी में कोई बहुत बड़ी मुश्किल आ जाए, ऐसी मुश्किल कि तुम्हें लगे कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो इस अमानत को अपने लिए इस्तेमाल करना, किसी और के हवाले मत करना। ये तुम्हारा हक है, तुम्हारे भविष्य का सहारा है। हमेशा मजबूत रहना मेरी बेटी, तुम्हारी माँ। लेटर पढ़कर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मेरी माँ मरते दम तक मेरी ही फिक्र करती रही थी। उनकी पासबुक में लगभग 5 लाख रुपए की रकम और ये जेवर मेरी माँ की पूरी जिंदगी की कमाई थी। मैंने सोचा था कि अब मुझे अपने घर वापस जाना चाहिए। दीक्षित मेरा पति था और जैसा भी था वो मेरे ससुराल वाले थे। मैंने दिल को समझाया था कि शायद अब उनका गुस्सा ठंडा हो गया होगा। मैंने पड़ोसन के नंबर से दीक्षित को फ़ोन किया। उसने फ़ोन उठाया तो उसकी आवाज़ में एक अजीब सी घबराहट थी। हेलो, कौन? मैंने कहा, मैं बोल रही हूँ गरिमा। ओहो, हाँ कहो, सब ठीक है। मैंने कहा कि मैं कल वापस आ रही हूँ। दूसरी तरफ जैसे शब्दों की खामोशी छा गई थी। फिर दीक्षित ने जल्दी से कहा कि नहीं, अभी मत आओ, अभी तुम कुछ दिन वहीं रहो, अपनी माँ के घर पर। क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना? मैंने परेशानी से पूछा। उन्होंने कहा कि हाँ, सब ठीक है, बस तुम अभी मत आना। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया था। इस अजीब व्यवहार से मेरे दिल में हज़ारों ख्याल पैदा हुए थे। आखिर वो मुझे घर आने से क्यों रोक रहे थे? ऐसी भी क्या बात थी जो वो मुझसे छुपा रहा था? मेरे दिल ने कहा कि कुछ गलत होने वाला है। दीक्षित की वो घबराई हुई आवाज़ और घर न आने से रोकना, ये सब मेरे लिए एक टेंशन बन गया था। सारी रात मैं सो नहीं सकी थी। तरह तरह के बुरे ख्याल मेरे दिमाग में आ रहे थे। क्या इन लोगों ने मेरे खिलाफ कोई साजिश की है? क्या वो मुझे घर से निकालना चाहते हैं? लेकिन क्यों? अगले दिन मैंने फैसला किया कि मैं आगे इंतज़ार नहीं करूंगी। जो भी होगा सामने जाकर देखूंगी। ये मेरा भी घर था और वहां जाने का मैं पूरा हक रखती थी। मैंने अपनी माँ का सारा सामान एक बैग में डाल दिया था। वो लकड़ी का डब्बा सावधानी से अपने बैग में रख लिया था और चाचा जी को बताकर अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई थी। जैसे जैसे घर करीब आ रहा था, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। गली में दाखिल हुई तो देखा कि हमारे घर के बाहर कुछ फूलों की लड़ियां लगी हुई थी, जो शायद किसी फंक्शन के बाद उतारी नहीं गई थी। मुझे बहुत अजीब लगा था। अभी मेरी माँ की मौत को कुछ ही दिन हुए थे और यहाँ ये कैसी सजावट थी। मैंने कांपते हुए हाथों से दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से कनिका की हंसने की आवाज़ आ रही थी। ये सुनकर मेरे दिल को एक जोरदार झटका लगा था। उसने दरवाज़ा खोला और मुझे सामने देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। उसकी हंसी एकदम से गायब हो गई थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो भैया ने मना किया था ना यहाँ आने से, उसने घबराकर कहा और दरवाजे के बीच में खड़ी हो गई थी ताकि मैं अंदर न आ सकूं। मैंने कहा कि ये मेरा भी घर है कनिका, हटो मेरे रास्ते से। मैंने मजबूत शब्दों में कहा था
और उसे पीछे धकेलकर अंदर दाखिल हो गई थी। लेकिन अंदर का नज़ारा वो था जिसने मेरी आत्मा तक को हिलाकर रख दिया था। लाउंज में सोफे पर दीक्षित बैठा हुआ था और उसके साथ एक लड़की दुल्हन के कपड़ों में बैठी हुई थी। मेरी सास इस नई दुल्हन के बाल संवार रही थी और उस पर वारी जा रही थी। घर में एक फंक्शन का माहौल था। मुझे देखते ही सबके चेहरे पर जैसे 12 बज चुके थे। चारों तरफ जैसे सन्नाटा छा गया था। ये सब क्या हो रहा है? मेरी आवाज़ मेरे गले में ही दम तोड़ रही थी। मेरी सास ने एक नफरत भरी नज़र मुझ पर डाली और अपनी नई बहू की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगी कि आ गई मनहूस, आजा मिल ले अपनी सौतन से। ये है भावना, मेरी नई बहू, पढ़ी लिखी अमीर परिवार की और सबसे बढ़कर अपने साथ इज्जत और बहुत सारा दहेज लाने वाली लड़की है। इसकी मेरे बेटे के साथ शादी हो गई है। ये शब्द सुनते ही मेरे मुंह से जैसे एक जोरदार चीख निकल गई थी। मैंने कहा, आप लोगों ने दूसरी शादी कर दी मेरे पति की। आप लोग मेरी माँ के मरने का इंतजार कर रहे थे क्या? मैंने दीक्षित की तरफ देखकर कहा, जो अभी भी मुजरिमों की तरह नजर झुकाकर बैठा हुआ था। मेरी सास ने अकड़कर कहा कि हाँ, कर ली शादी तो क्या हो गया? तू आखिर किस काम की थी? तू ना तो शक्ल सूरत से और ना ही पैसे से अच्छी थी। तू आखिर अपनी माँ के घर से लाई ही क्या थी? और जब मदद मांगी तो तेरे मामू ने भी भीख नहीं दी। हमें आखिर करना क्या था? तेरा अचार थोड़ी ना डालते। दीक्षित को सहारे की जरूरत थी और भावना के पिता ने दीक्षित की नौकरी भी पक्की करवा दी है और घर के लिए भी मदद की है। उनके हर शब्द हथौड़े की तरह मेरे सर पर लग रहे थे। मेरा सर चकराने लगा था। मैं वहीं जमीन पर गिरने वाली थी कि मैंने दीवार का सहारा ले लिया। मैंने कहा, दीक्षित, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने रोते हुए पूछा। वो वादे, वो कस्में, सब झूठ था। दीक्षित ने पहली बार मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई शर्मिंदगी नहीं थी, बल्कि एक बेरुखी थी। कौन से वादे? वो सब उसी समय की बात थी। हकीकत ये है कि गरिमा, कि तुम्हारा और मेरा कोई जोड़ नहीं है। मैं जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ और तुम मेरे पैरों की जंजीर बन गई थी। नई दुल्हन भावना बैठी हुई मुस्कुरा रही थी, जैसे वो मेरी बेबसी का तमाशा देख रही हो। मैं तुम्हें तलाक देने वाला हूँ, दीक्षित ने बेरहमी से ऐलान किया था। ये सुनना था कि मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। तलाक? मैंने कहा, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो अब इस दुनिया में कोई भी नहीं था। माँ का घर भी सूना पड़ा था। मैं भागकर दीक्षित के कदमों में गिर पड़ी थी। प्लीज दीक्षित, भगवान के लिए ऐसा मत करो, मुझे तलाक मत दो। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा कोई नहीं है। मुझे इस घर में कोने में पड़ा रहने दो। मैं तुम सबकी नौकरानी बनकर रहूंगी। बस मुझे बेसहारा मत करो। मैं बुरी तरह से रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। मेरी सास और कनिका खूब हंस रही थी और भावना के चेहरे पर जीत भरी मुस्कुराहट थी। मेरी हालत देखकर शायद दीक्षित के लालची दिमाग में एक नया प्लान आया था। उसने अपनी माँ की तरफ देखा और मुझसे बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने रोते हुए कहा कि कौन सी शर्त? मैं आपकी हर शर्त मानूंगी। मैंने उम्मीद से उनकी तरफ देखा था। उन्होंने मेरी माँ के सामान वाले बैग की तरफ इशारा किया और फिर मेरी तरफ देखकर बोला, तुम अभी अपनी माँ के घर जाओगी और अपनी माँ के हिस्से की जो भी जायदाद पैसा है वो हमें लाकर दोगी और मेरे नाम करवा दोगी। अगर तुम ये कर सकती हो तो इस घर में एक नौकरानी की हैसियत से रह सकती हो। बताओ, मंजूर है तुम्हें? उसकी शर्त सुनकर मेरे अंदर जैसे सब कुछ टूट कर रह गया था। ये इंसान इतना गिर सकता था? मेरी मरी हुई माँ की जमा पूंजी पर भी इसकी गंदी नज़र थी। मैंने रोती हुई कंडीशन में उसका चेहरा देखा था, जहां लालच और खुदगर्जी के सिवा कुछ भी नहीं था। दीक्षित की शर्त एक जहरीले तीर की तरह मेरे दिल में शामिल हो चुकी थी। मैंने अपने आंसू साफ किए और धीरे से सर हिला दिया। कहने लगी कि ठीक है, मैं चली जाऊंगी। मेरी रजामंदी देखकर दीक्षित और उसकी माँ के चेहरे पर एक चमक उभर आई थी। उन्हें विश्वास नहीं था कि मैं उनके जाल में फंस चुकी हूँ। मेरी सास ने ताना देते हुए कहा कि शाबाश, अब लगी है ना अकल ठिकाने तेरी। चल अब जा और खाली हाथ वापस मत आना। मैं वहां से उठी और बिना किसी की तरफ देखे घर से बाहर निकल गई थी। मेरे कदम मुझे खुद ब खुद ही मेरे मामा जी के घर की तरफ ले जा रहे थे। मेरे दिमाग में कोई प्लानिंग नहीं थी। मैं बस एक आखिरी कोशिश करना चाहती थी, ये देखने के लिए कि क्या इस दुनिया में कोई रिश्ता बाकी बचा है जो मतलब और लालच से पवित्र हो। जब मैं मामा जी के बंगले पर पहुंची तो दिल में वही पुरानी हिचकिचाहट और डर था, लेकिन आज मैं भीख मांगने नहीं बल्कि अपना हक समझकर बात करने सोचकर आई थी। मैंने गेट पर दस्तक दी तो वही नौकर बाहर आया था, लेकिन आज मुझे देखकर उसने फौरन दरवाज़ा खोल दिया था और इज्जत से मुझे अंदर आने के लिए कहा था। मैं हैरान थी और लाउंज में मामा जी सर झुकाकर बैठे हुए थे और उनके पास मामी भी थी।
मुझे देखते ही मामा जी खड़े हो गए थे और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। गरिमा, इतना कहकर वो मेरी तरफ बढ़े थे और इससे पहले कि मैं कुछ कहती, उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। कहने लगे कि बेटी, मुझे माफ कर दे। बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। मेरी बहन इस दुनिया से चली गई और मैं उससे माफी भी नहीं मांग सका। वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहे थे। मामी जी भी मेरे सर पर हाथ रखकर रोने लगी थी। उन्होंने कहा कि हमें मोहन भैया ने कल सब कुछ बताया था, हम शर्मिंदा हैं। उनका ये बदला हुआ रूप मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। शायद मेरी माँ की मौत ने उनके अंदर की सोई हुई इंसानियत को जगा दिया था। जब मैं सुकून से हुई तो मैंने उन्हें दीक्षित की दूसरी शादी और उसकी शर्त के बारे में सब कुछ बता दिया था। मेरी कहानी सुनकर मामा जी के चेहरे पर गुस्से के एक्सप्रेशन उभर आए थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारा पति कितना घटिया इंसान है, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ ये सब करने की। वो गुस्से से खड़े हो गए थे और कहने लगे कि उसने जायदाद मांगी है। कौन सी जायदाद? और तुम्हारी माँ का हिस्सा तो कब का उसे मिल चुका था। मैंने हैरानी से पूछा, मतलब? मामा जी ने इस रात से पर्दा उठाया जिसने मेरी जिंदगी की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी थी। बेटी, जिस दिन हमने तुम्हारी माँ को घर से निकाला था, उसके कुछ महीने बाद ही तुम्हारे नाना ने अपनी वसीयत में तुम्हारी माँ का हिस्सा अलग कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जब गरिमा 18 साल की हो जाएगी तो ये जायदाद उसके नाम कर दी जाएगी। तुम्हारी शादी से पहले वो मेरे पास आई थी और उन्होंने कहा था कि ये घर और कुछ ज़मीन में बेचकर गरिमा के अकाउंट में पैसे रखवा दूंगी ताकि उसका भविष्य सलामत हो जाए। ये सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। तो मेरी माँ के पास दौलत थी। हाँ बेटी, अच्छी खासी रकम थी, लगभग 40 लाख रुपए बनते थे। उन्होंने वो सारे पैसे तुम्हारे नाम कर दिए थे। उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं ये बात कभी किसी को नहीं बताऊंगा, यहाँ तक कि तुम्हें भी नहीं, जब तक कोई बहुत बड़ी ज़रूरत न पड़े। उन्हें डर था कि दीक्षित के घर वाले लालची हैं और वो तुमसे ये पैसे हथिया लेंगे। अब मुझे अपनी माँ का वो लेटर याद आया था, किसी बड़ी मुश्किल में। मामा जी ने बात जारी रखी, लेकिन असली कहानी कुछ और है बेटी। बेटी, दीक्षित पर 3 लाख की चोरी का आरोप नहीं था। मामा जी ने गहरी सांस ली और कहने लगे, दीक्षित और उसका एक दोस्त ऑफिस में एक बहुत बड़े फ्रॉड में शामिल हैं। वो लोग जाली बिल बनाकर सालों से लाखों रुपए कमा रहे हैं। 3 लाख का मामला तो सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से सामने आ गया था। कनिका की बारात इसलिए वापस नहीं गई थी कि दूल्हे के पिता को उसकी रिश्वत का पता चल गया था, बल्कि इसलिए वापस गई थी कि उन्हें ये पता चल गया था कि दीक्षित के खिलाफ बड़ी इंक्वायरी शुरू होने वाली है और उसका नौकरी से निकलना और जेल जाना पक्का है। उन्होंने अपने बेटे को एक मुजरिम से बचा लिया था। दीक्षित की ये दूसरी शादी भी एक चाल है। उसकी नई पत्नी का पिता कोई मामूली आदमी नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा आदमी है और दीक्षित को ये विश्वास है कि वो उसे इस केस से बचा लेगा। वो तुमसे तुम्हारी माँ की जायदाद इसीलिए मांग रहा है ताकि वो रिश्वत देकर वकील करके खुद को बचा सके। ये सच्चाई किसी एटम बम की तरह तो थी, ये थी असली सच्चाई। एक गंदा घिनौना खेल जिसमें मुझे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। मेरा पति, मेरे ससुराल, सबके सब मुजरिम थे और अपनी गर्दन बचाने के लिए मेरी जिंदगी दांव पर लगा रहे थे। मेरे अंदर का सारा दुख, सारा डर एकदम से गायब हो गया था। उसकी जगह फौलाद जैसी सख्ती और नफरत ने ले ली थी। मेरी आंखें सूख चुकी थीं। मैंने कहा, मामा जी, मेरी माँ के वो पैसे कहाँ हैं? मैंने मजबूत आवाज़ में पूछा। उन्होंने कहा कि वो बैंक में तुम्हारे अकाउंट में सलामत है। ठीक है, मैंने फैसले भरे शब्दों में कहा। वो पैसे उन दरिंदों को नहीं मिलेंगे, 1 रुपया भी नहीं। अब मैं उन्हें बताऊंगी कि एक बेसहारा औरत जब अपने हक के लिए खड़ी होती है तो क्या कर सकती है। मेरे इस नए रूप को देखकर मामा जी की आंखों में गर्व की चमक उभर आई थी। उन्होंने मेरा हाथ थामा और कहने लगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटी, अब तुम्हें कोई कमज़ोर नहीं समझ सकता। उस दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अब रोऊंगी नहीं, अब लड़ूंगी अपनी ज़िंदगी की जंग, अपने वजूद की जंग, अपने हिसाब से। मेरे अंदर एक नई गरिमा जन्म ले चुकी थी, वो गरिमा जो अब किसी के जुल्मों पर खामोश नहीं रहने वाली थी। मामा जी की मदद और हिम्मत ने मेरे इरादों को और भी मजबूत कर दिया था। मैंने उनसे कहा कि मैं कुछ दिन के लिए उनके पास भी रहूंगी ताकि अपने अगले कदम के बारे में सोच सकूं। अगले 2 हफ्ते तक दीक्षित और उसके घर वालों की तरफ से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था। वो शायद सोच रहे थे कि मैं पैसे के इंतजाम में लगी हुई हूँ और जल्दी एक बड़ी रकम लेकर उनकी दहलीज पर हाजिर हो जाऊंगी, लेकिन मैं अपना प्लान तैयार कर रही थी। मामा जी के एक दोस्त वकील थे, मैंने उनसे मुलाकात की और अपनी सारी कंडीशन उन्हें बताई थी। उन्होंने मुझे एडवाइस दी थी कि दीक्षित से डाइवोर्स लेने का ये बेहतरीन टाइम है।
मैंने सबसे पहले बैंक जाकर अपने अकाउंट को ऑपरेट करवाया था और अपनी माँ की छोड़ी हुई सारी रकम कंट्रोल में हासिल की थी। इसके बाद मैंने मोहन चाचा की मदद से शहर के अच्छे कारोबारी इलाके में एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली थी। मैंने फैसला किया था कि मैं कपड़ों का बिजनेस शुरू करूंगी। ये मेरी माँ का सपना था कि मेरी अपनी एक बुटीक हो। जब मेरी दुकान का सारा काम पूरा हो गया और मैंने अपना छोटा सा बिजनेस शुरू कर दिया, तब मैंने अपना अगला कदम उठाया था। एक सुबह वकील के दिए हुए तलाक के पेपर लेकर मैं सीधी अपनी ससुराल पहुंच गई थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो कनिका ने दरवाज़ा खोला था और मुझे एक स्टाइल में देखकर हैरान रह गई थी। कहने लगी कि तुम पैसे लाई हो? उसने लालच से पूछा। मैंने कहा, पैसों से भी ज़्यादा कीमती चीज़ लाई हूँ। दीक्षित कहाँ है? मैंने ठंडे शब्दों में कहा और अंदर चली गई थी। लाउंज में दीक्षित और उसकी माँ बैठे हुए थे। मुझे देखकर उनकी आंखों में चमक आ गई थी। मेरी सास ने बेसब्री से पूछा कि ले आई पैसे? मैंने अपने बैग से डिवोर्स के पेपर निकाले और टेबल पर उनके सामने फेंक दिए थे। ये रहे पेपर्स, इन पर सिग्नेचर करो और मुझे इस रिश्ते से आज़ाद कर दो। मेरे इस रिएक्शन पर वो तीनों दंग रह गए थे। ये क्या बकवास है? दीक्षित चीखने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डाइवोर्स मांगने की? मैंने तुमसे कहा था कि पैसे लेकर आओ। मैंने इतराते हुए अंदाज में कहा, कौन से पैसे? वो पैसे जो तुम रिश्वत में देकर अपने फ्रॉड और काले करतूतों पर पर्दा डालना चाहते हो। ये सुनना था कि उन तीनों के चेहरे का रंग ही उड़ गया। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? कैसा फ्रॉड? मेरी सास ने हकलाते हुए कहा। मैंने कहा कि मुझसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। मैंने तेज आवाज में कहा, मैं सब जानती हूँ, तुम्हारे ऑफिस का फ्रॉड, कनिका की बारात वापस जाने की असली वजह और तुम्हारी दूसरी शादी का मकसद भी। तुम सब मुजरिम हो और तुमने मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश की है, लेकिन अब और नहीं। दीक्षित गुस्से से मेरी तरफ लपका था। तुम्हें ये सब किसने बताया? जुबान संभाल कर बात करो। मैंने उसे आंखें दिखाते हुए कहा कि मुझे हाथ भी मत लगाना, वरना मैं अभी पुलिस को फोन करके तुम्हारे सारे करतूत बता दूंगी। मेरे पास सबूत भी हैं कि तुमने मुझसे जबरदस्ती पैसे ऐंठने की कोशिश की है। मेरी धमकी काम कर गई थी। वो वहीं रुक गया था। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। मैंने कहा, चुपचाप इन पेपर्स पर सिग्नेचर कर दो। मैंने हुक्म दिया और कहा, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी नई पत्नी और ससुराल वालों को जब तुम्हारी असलियत पता चलेगी तो वो तुम्हें 1 मिनट में सड़क पर लाकर खड़ा कर देंगे। दीक्षित को अंदाजा हो गया था कि बाजी पलट चुकी है। उसने बेबसी से अपनी माँ की तरफ देखा। मेरी सास की आंखों में अब लालच की जगह डर था। उन्हें अपनी इज्जत और अपने बेटे का भविष्य खतरे में नजर आ रहा था। दीक्षित ने कांपते हुए हाथों से पेन उठाया और पेपर्स पर सिग्नेचर कर दिए। मैंने पेपर उठाए और एक आखिरी नजर उन तीनों के बेबस और हारे हुए चेहरों पर डाली थी। तुम लोगों ने क्या सोचा था कि मैं कमजोर बेसहारा लड़की हूँ? लेकिन तुम लोग भूल गए थे कि जब औरत की इज्जत और उसके कैरेक्टर पर हमला होता है तो वो कमजोर नहीं रहती। ये कहकर मैं गर्व से सर उठाकर इस घर से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकल गई थी। आज मैं आज़ाद थी। इसके बाद मैंने अपना पूरा ध्यान अपने बिजनेस पर लगा दिया था। दिन रात एक करना शुरू कर दिया था। शुरू में बहुत मुश्किलें आई थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। मेरे मामा जी और मोहन चाचा हर कदम पर मेरे साथ थे। मेरी मेहनत रंग लाने लगी थी। मेरी छोटी सी बुटीक शहर में फेमस होने लगी थी। 1 साल के अंदर अंदर मैंने अपनी दुकान को बड़ा कर लिया था और अपने नीचे काम करने के लिए लड़कियां भी रख ली थी। अब मैं वो बेबस गरिमा नहीं थी, बल्कि एक कामयाब बिजनेस वुमेन बन गई थी। मैंने अपनी माँ का सपना पूरा कर दिया था। कई साल गुजर गए थे। मेरा बिजनेस खूब तरक्की कर रहा था। मैंने शहर के सबसे बेहतरीन इलाके में अपना एक बड़ा सा आउटलेट खोला था। एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठी हुई थी कि एक फेमस कंपनी के मालिक मिस्टर अभिषेक वर्मा एक बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में मुझसे मिलने के लिए आए थे। वो एक बहुत ही सुलझे हुए शरीफ इंसान थे। हमारी मीटिंग बहुत अच्छी रही थी और इसके बाद भी बिजनेस के मामलात में हमारी मुलाकात होती रहती थी। मिस्टर अभिषेक के साथ मेरी बिजनेस मीटिंग धीरे धीरे दोस्ती में बदलने लगी थी। वो मेरी मेहनत और खुददारी से बहुत इम्प्रेस हुए थे। उन्होंने कभी मेरे बीते हुए समय को कुरेदने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन एक दिन बातों ही बातों में मैंने उन्हें अपनी जिंदगी की कहानी सुना दी थी। मेरी कहानी सुनकर उनकी आंखों में मेरे लिए इज्जत और भी बढ़ गई थी। दूसरी तरफ मुझे मामा जी से दीक्षित और उसके परिवार की खबर मिलती रहती थी। जैसा कि उम्मीद की थी कि दीक्षित का फ्रॉड ज्यादा दिन तक छुपा नहीं रह सका था। उसे नौकरी से निकाल दिया गया था और उस पर मुकदमा भी चला था। उसकी दूसरी पत्नी के पिता ने उसे बचाने से साफ इनकार कर दिया था और उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई थी।
वो लोग जो दौलत के सहारे उड़ रहे थे, वो सब खत्म हो गया था। दीक्षित को कुछ साल की कैद हुई थी। अब वो सब एक छोटे से किराए के घर में गरीबी की जिंदगी गुजार रहे थे। मेरी सास और नंद घर घर जाकर काम मांगने पर मजबूर हो गई थी। कुदरत का इंसाफ हो चुका था। जिन्होंने मेरे साथ भिखारी जैसा व्यवहार किया था, आज वो खुद भिखारी बन चुके थे। एक दिन अभिषेक ने मुझे खाने पर इनवाइट किया था और वहाँ बहुत ही अमेजिंग तरीके से उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था। मैं एक लम्हे के लिए हिचकिचाई थी। बीते हुए समय के जख्म अभी भी ताज़ा थे। मिस्टर अभिषेक ने मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन पढ़ लिए थे और कहने लगे कि गरिमा जी, मैं जानता हूँ कि आपके लिए दोबारा किसी पर भरोसा करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपको कोई मोहलत नहीं दूंगा। आप जितना वक्त लेना चाहें ले सकती हैं। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप जान लीजिए कि दुनिया में सब लोग एक जैसे नहीं होते। उनकी सच्चाई और ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया था। मैंने मामा जी से एडवाइस ली थी। उन्होंने कहा कि बेटी, ऊपर वाले ने तुम्हें दुख के बाद सुख का मौका दिया है, इसे ठुकराओ मत। अभिषेक एक बहुत अच्छे इंसान है। कुछ महीनों तक सोचने के बाद मैंने शादी के लिए हाँ कर दी थी। हमारी शादी बहुत सिंपल तरीके से हुई थी, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से हुई थी। ये शादी किसी मजबूरी या लालच पर नहीं, बल्कि मोहब्बत और इज्जत की बुनियाद पर हुई थी। अभिषेक ने मुझे वो सारी खुशियाँ दी थी जिनका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो न सिर्फ एक अच्छे पति थे, बल्कि एक बेहतरीन दोस्त और साथी भी थे। उन्होंने मेरे बिजनेस में भी मेरा साथ दिया था और हमने मिलकर उसे नई बुलंदियों तक पहुंचाया था। अब मैं सुकून की जिंदगी बिता रही हूँ। मेरा बीता हुआ समय एक धुंधले सपने की तरह है। एक ऐसा सपना जिसने मुझे तोड़ जरूर दिया था, लेकिन साथ ही मुझे इतना मजबूत बना दिया था कि अब दुनिया की कोई भी ताकत मुझे हरा नहीं सकती थी। अक्सर मैं सोचती हूँ कि मेरी माँ ने सच कहा था कि औरत कमज़ोर नहीं होती, बस उसकी बर्दाश्त की एक हद होती है। जब वो हद पार हो जाती है तो वो अपनी तकदीर खुद लिखने की ताकत रखती है। लालच और खुदगर्जी पर बने हुए रिश्ते हमेशा रेत की तरह होते हैं, जो एक ही ठोकर में बिखर जाते हैं, जबकि सच्चाई, मेहनत और खुददारी की बुनियाद पर बनाई गई इमारत हमेशा कायम रहती है। मैंने अपनी ज़िंदगी की इमारत खुद बनाई थी और आज मैं इस मजबूत छत के नीचे सलामत और खुश थी। मेरी कहानी से ये सीख मिलती है कि लालच, झूठ और जुल्म पर कायम रिश्ते एक न एक दिन तबाही पर ख़त्म हो जाते हैं, जबकि एक औरत की असली ताकत उसकी हिम्मत, खुददारी और सामाजिक तौर पर कॉन्फिडेंट रहने में है। आखिर में ये उसकी हकीकत पर जोर देती है कि इंसाफ होकर रहता है। जालिम लोग अपने लालच की आग में खुद जल जाते हैं, जबकि मेहनत और सच्चाई का रास्ता उस पर चलने वाले ही सच्ची कामयाबी और सुकून हासिल करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।